नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 और 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने से पहले पार्टी को जम्मू कश्मीर के अतीत, आतंकवाद के दौर, अपने लंबे शासनकाल और उस दौरान बने हालात पर जवाब देना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि राज्य का दर्जा केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता की भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई वास्तव में राज्य के अधिकारों की है या फिर आने वाले राजनीतिक समीकरणों की तैयारी। क्या विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज बनेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर देखने को मिलेगा। आज इसी बड़े राजनीतिक टकराव पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ दानिश भट्ट हैं बीजेपी से, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और मोहम्मद इमरान काजी हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद अयाज हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में करूंगा अहमद अयाज सर से। सर, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। क्या आपको लगता है कि यह केवल राजनीतिक दलों का एजेंडा है या वास्तव में जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा? नहीं, अभी जो जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का मसला है, बेशक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए शायद वो अपने आप को अनकंफर्टेबिलिटी में महसूस कर रहे हैं गवर्नमेंट चलाने में। तो इसलिए उनके पास ये ज़बरदस्त और बड़ा प्रायोरिटी वाला इशू है। जबकि अगर देखा जाए तो लोगों के पास इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नेंस कैसी हो, उनके मसाइल कैसे हल हों। चाहे आप यूटी में हो, चाहे आप स्टेट में हो, पॉसिबली उनका शायद ये इशू नहीं है। क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा है कि जब जब जम्मू कश्मीर यूटी में स्टेट में था और स्पेशल पावर्स को लेकर अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A, तो तब भी हम देख रहे हैं कि लोगों की जो हालत बदलनी चाहिए थी कंपेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि हमारे पास स्पेशल स्टेट्स था, स्टेट थी, सारा था, फुल फ्लैज स्टेट थी। तो नहीं बदले हैं हालात जो हम देख रहे हैं आज तक। तो लिहाजा लोगों के पास वो मुद्दा नहीं है ज़्यादा। अलबत्ता ये है कि गवर्नेंस उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो मुझे दिख रहा है कि जिसको अगर ये माना भी जाएगा, चलिए ठीक है, एक मुद्दा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही सही उन्हीं को इसका गवर्नेंस के लिए फ़ायदा मिल जाए, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि जो प्रोसेस जो हुआ है वो सही नहीं हुआ और इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाएगा और शायद इसकी मुखालफत या क्रिटिसाइज भी हो जाएगा। वो ये कि चूँकि ये स्टेटहुड का मामला है, रिस्टोर करने का मामला है और पूरे जम्मू कश्मीर का मामला है। तो चाहिए तो ये था कि सबसे मशावरत करके, सबसे मशवरा करके एक लाहेअमल कायम किया जाए। तो लेकिन इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना मुद्दा बना दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा बना दिया। और वो मुद्दा बनाते एक बार जब फारूक साहब से पूछा गया कि क्या बाकियों को भी इनवाइट किया जाएगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उन्होंने उसको सरे से नकारा। कह दिया नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, हम किसी को थाली लेकर नहीं जाएंगे। तो एक वो, और दूसरा जो फिर सिविल सोसाइटी को उन्होंने कर दिया। तो सिविल सोसाइटी का रूल ये है कि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट को बना सकती है, मशवरा दे सकती है, एडवाइस कर सकती है। लेकिन उनको भी वो कार्डर की तरह, एज इफ इट वाज अ कार्डर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको बुला के कि भाई हमारा ये मुद्दा है या हमारा ये प्रोग्राम है, ये आई मीन दैट आल्सो डिड नॉट गो वेल दैट वे पब्लिकली। तो लग रहा है कि इसके ऊपर सवालात बहुत खड़े हो जाएंगे। तो हालांकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन सवालात बहुत खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन लोगों के पास मुझे लगता है कि ये टोटलिटी में जो आपका मेन मुद्दा था, मेन सवाल था, नहीं लग रहा है कि लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। लोगों के पास और ज़्यादा इश्यूज है इंपॉर्टेंट, नॉट दिस। करता हूं दोबारा मैं मोहम्मद इमरान काजी से रुकना चाहूंगा। तो सर इसके बाद मैं ऐड जी, इसको भी करूंगा। ठीक है सर, मैं करता हूं रुक दोबारा आपका। मैं मोहम्मद इमरान काजी से रुकूंगा। तो करो ये। सर, किस तरह देख रहे हैं 52 लोगों की एक लिस्ट मुख्तलिफ पार्टी से जो है उनको जोड़ा जाएगा, उनको बुलाया गया है। उनमें बीजेपी से सत शर्मा जो कि एमपी राज्यसभा हैं, उनका नाम भी शामिल है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और सिविल सोसाइटी को भी इसमें जोड़ा गया,
बुलाया गया, क्या वाकई में जनता साथ में है? पहले हस्ताक्षर अभियान की बात थी। देखिए साहिल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर की जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से जिनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है या नहीं है, उन सबको, सिविल सोसाइटी के लोगों को, रिलीजियस लोगों को, और मुल्क भर में बहुत सारी पार्टीज को जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं और जो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हक रखते हैं अपने, जो इनसे छीना गया है, और जो वादा किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस वादे को जल्द से जल्द निभाना चाहिए। उन सब लोगों को दावत दी गई है और एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके एक बुलंद आवाज में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इनिशिएटिव लिया है। कल को यहाँ स्टेट मिलेगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली को स्टेट नहीं मिलेगी। स्टेट आएगी तो पूरे एक 1.5 करोड़ लोगों की यहाँ पे स्टेट आएगी। यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये प्रोसेस होना चाहिए था, इसको इन्वॉल्व करना चाहिए था। देखिए, जो लोगों का हमदर्द होगा, जो ये चाहता होगा, स्टेटहुड के लिए तो सारे चीख रहे हैं ना, राइट फ्रॉम पीडीपी, अल्ताफ बुखारी साहब, शहजाद लोन साहब, या जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, हर बंदा स्टेटहुड के लिए बोल रहा है। अब जब किसी ने इनिशिएटिव लिया है, जिसके पास इस वक्त लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है, जिनको मेजोरिटी दी है स्टेट में, अगर उन्होंने कोई इनिशिएटिव दिया है और बाकी लोग जो हमदर्द हैं लोगों के, उनको आज सबको एक साथ आके अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पे रख के फिलहाल ये जो हमारा कॉमन कॉज है, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो दोबारा, क्योंकि सवाल बहुत से हैं, मैं पहले दानिश पर जी का रुकना चाहूंगा। सर, भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर प्रदर्शन केवल राजनीतिक नौटंकी है। यदि ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जनता की वास्तविक भावना नहीं है? साहिल जी, जो पहले समझने वाली बात है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रोटेस्ट की कॉल है, ये जो ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये एक ड्रामा है। अब ये कैसे ड्रामा है, मैं आपको वो समझा दूं। पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक चीज की मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने मान लिया है कि 370 दफन हो गया है। ये उसकी बात नहीं करते हैं जो इनका एजेंडा था। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और हमने प्रॉमिस किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि स्टेटहुड को वापस बहाल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन है असेंबली का, इन्होंने वो स्टेटहुड के इस पर नहीं लड़ा, स्टेटहुड के इशू पर नहीं लड़ा। इन्होंने 370 के इशू पे इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर इलेक्शन लड़ा है, 12 मुफ्त सिलेंडर देने पर इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने एक साल में 1 लाख नौकरियां देने का वादा करके इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने स्टेटहुड के मुद्दे पर इलेक्शन नहीं लड़ा है। और अगर आज ये स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर जाना चाहते हैं, उसमें खाली एक वजह है। उसमें ये वजह है कि जो इनकी चोरियां सामने आ रही है, इनके सरकार की जो आउटसोर्सिंग की जा रही है, 25,000 से ज्यादा नौकरियों को आउटसोर्स किया गया है, जहां पर यहाँ के नौजवानों की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको खत्म किया जा रहा है। उनके मुस्तकबिल की बिडिंग लग रही है, ये अपने वर्कर्स को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के जरिए। तो कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने के लिए एक ही अटेम्प्ट किया जा रहा है, अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, आप इनका डाउनफॉल देखिए कहां से शुरू हुआ है। इनका मुद्दा प्लेबिसाइट हुआ करता था, कभी इनका मुद्दा ऑटोनॉमी हुआ करता था, कभी 370, कभी स्टेटहुड। पहले ये डिसाइड कर ले कि इनको चाहिए क्या। अभी ये कंफ्यूज स्टेट में है। जब इनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इनको चाहिए क्या, उसके बाद हम इनके साथ बात कर सकते हैं। एक अहम सवाल के साथ, पर पहले मोहम्मद इमरान काजी सर का रुकना चाहूंगा। सर, जिस तरह से बातें रखी जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, जनता का काम नहीं कर पाई है, मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो ऐसे आरोप भी लगा रही हैं। और कुछ पार्टीज का आरोप ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, खास तौर पर 370 35A का उसमें जिक्र था, स्टेटहुड का उसमें जिक्र नहीं था। पर स्टेटहुड के लिए ये जंतर मंतर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिल जाता है तो वो तो बहुत बेहतरीन बात है। पर फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने स्टैंड पर रहना चाहिए। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से अपने स्टैंड पे है। हम अपने मौक़िफ़ से कभी हटे ही नहीं। हर चीज का एक रोड मैप होता है। पहले जब आप स्टेटहुड की बात करेंगे, उसके बाद आप बाकी चीजों की बात करेंगे। पहले आपके पास स्टेट ही नहीं है, बाकी आप स्पेशल इख्तियार जो आपके पास थे वो कहाँ से वापस आएंगे।
बाकी रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन ने तो अपना काम करना है। उन्होंने तो लोगों के बीच में जिंदा रहना है। उन्होंने तो जो गवर्नमेंट है उसको किसी तरीके से अपोज करना है। आज मैं देख रहा था यहाँ पे भाजपा के लोग बोल रहे थे आउटसोर्सिंग के नाम पे, वो बड़ा कुछ बोल रहे थे मिनिस्टर्स के नाम पे करप्शन के। अगर उनके पास सबूत है, अगर वो कहते हैं कि कोई इसमें लूप होल रहे हैं, तो अथॉरिटीज उनके पास हैं। सेंटर से लेके यूटी तक उनके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या जितनी भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, पुलिस उनके पास है। उनको प्रूव कराना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, तो वो प्रूफ, ये कैसी हमदर्दी हुई लोगों को दिखानी कि हमारे पास प्रूफ है। हमने, ये तो मैडम मुफ्ती की बात हो गई कि हमारे पास प्रूफ है पर मैं पर्दा करना चाहती हूँ। फिर कौन से मुस्तकबिल की बात करें? अगर किसी का मुस्तकबिल इससे खराब हुआ है, अगर आप उनके हमदर्द हो, तो आपको सामने लाना चाहिए कि ये चीजें गलत हुई हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है। उस पर बात होनी चाहिए। अगर ये इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हम डिमांड करते हैं खुद इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें भी पता चले, हमें भी दिखाए कौन सी बैकडोर एंट्रीज हुई है। ये सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आज हम देख रहे हैं भाजपा पीडीपी वाले बिल्कुल एक सुर में बात कर रहे हैं। सर मैं यहाँ सरकार रुकना चाहूंगा क्योंकि फिर समय निकल जाएगा। जी सर। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, कह रहे हैं बीजेपी और पीडीपी एक सुर में बात कर रही है, कहीं ना कहीं स्टेटहुड के मुद्दे पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सुर में बात करती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर तो पीडीपी थोड़ा आगे जा रही है आपसे, तो उस पर जरा ध्यान दीजिए। जहां तक ये प्रोब की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि इन्होंने आउटसोर्सिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है जम्मू कश्मीर में, जहां पर जिन पोस्ट को फिल इनको करना चाहिए था, यहाँ की जो रिलेवेंट एजेंसीज है जॉब जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स करती है, चाहे वो एसएसबी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनके जरिए जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए थी, इन्होंने आउटसोर्सिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करके यहाँ के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और जहां तक प्रोब का सवाल है, आपसे वादा करता हूं कि इसमें प्रोब होगा और आपकी जो चोरियां वहां पर भी नहीं, खाली बाकी जगहों पर भी हो रही है, उन सब में प्रोब होगा। और आपको पूरी आवाम में हम दिखाएंगे कि इस तरीके से आपने आज भी इस बार भी लोगों को बेवकूफ बनाया है। मैं याद सरकार रुकना चाहूंगा। सर, जिस तरह से भाजपा भी 20 तारीख से एक जन आंदोलन की बात कर रही है आउटसोर्सिंग को लेकर, और उसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, सर इन चीजों को आप जोड़कर किस तरीके से देख रहे हैं? ये जुड़ा हुआ है। हालांकि अपोजिशन का अपना रोल है, ये कर सकते हैं और मुद्दा भी बढ़िया है। ये जो आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा इश्यू है और करना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन अब इसका टाइमिंग्स का मामला आ रहा है बीच में। ये उस वक्त आ रहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डिसाइड करते हैं कि हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसलिए इसको इसके साथ बिल्कुल जोड़ा जा सकता है कि भाई अगर आप वहां जा रहे हो तो हम आपके खिलाफ यहाँ करेंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली इसको लिंक दिख रहा है। नहीं तो ये आज का मामला नहीं है, ये इससे पहले हुआ है। मे भी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले पहले का मामला है कि जब आउटसोर्सिंग का इशू आ गया। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है आउटसोर्सिंग का, एम्प्लॉयमेंट का। और इसमें करप्शन का एलिमेंट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है, इसमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट है, इसमें टेस्ट का और स्क्रीनिंग का एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स है कहने के लिए। और देन कोई इसमें सारे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ये तो ऑलमोस्ट चोरी छुपी का काम होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पूछा जा सकता है कि बीजेपी आज क्यों उठा रहे हैं, इन्होंने 10 दिन पहले क्यों नहीं उठाया, 20 दिन पहले क्यों नहीं, क्यों इसको जोड़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। उनका अगर ये मन भी ना हो, इंटेंशन भी ना हो, लेकिन ये माना जाएगा कि ये लिंक्ड है, क्योंकि वो वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ हम करेंगे इनके खिलाफ। ये तो माना जाएगा, ऐसा ही इसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं दानी सर, मैं आता हूँ एक सवाल के साथ। मोहम्मद इमरान काजी से सवाल लूंगा, फिर मैं आपका रुख करूंगा, आप जवाब दे लीजिएगा। फिर इमरान सर, एलओपी सुनील शर्मा जो हैं, उन्होंने साफ कहा है कि प्रदर्शन करने से पहले एनसी को अपने शासनकाल और कश्मीर के अतीत पर जवाब देना चाहिए। क्या आपकी पार्टी मानती है कि पिछले दशकों में हुई राजनीतिक और प्रशासनिक गलतियां हुई हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, जहां तक एलओपी साहब की बात है, मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बात करेंगे? पहले जो इंसान पहले अपने बारे में बात कर ले, पहले अपने अतीत के बारे में बात कर ले, उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस
जमहूरियत में सही और गलत का फैसला करने वाले अवाम होती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गलत है, फिर किस तरीके से लोग उनको बार बार अपना प्यार देते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे कभी भी कोई एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, रोजगार की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक जमात है जो उन चीजों पे खरी उतरी है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल खड़ा करते हैं, इसका मतलब आप डायरेक्टली लोगों पे सवाल खड़ा करते हैं। लोग चुन के भेजते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चोर है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी चोरियां की, ये जो एलिगेशन ये लगाते हैं, फिर किस तरीके से लोग उनका साथ देते हैं? इस वक्त उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं इस प्रोसेस को, ये जो अभी दिल्ली का प्रोटेस्ट के लिए बात हो रही है, जम्मू में 12 तारीख को प्रोटेस्ट है, कल श्रीनगर में प्रोटेस्ट है, इस चीज को ये डिरेल करने के लिए इस वक्त भाजपा कुछ भी कह सकती है। दानिश सर, भाजपा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, सिर्फ डिरेल करने के लिए, क्योंकि एक जनादेश मिला जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। मैं इनके साथ इत्तेफाक रख सकता हूँ। इनको लोगों ने मैंडेट दिया है, पर किस बात पर मैंडेट दिया है वो भी तो सवाल पूछिए इनसे। इनको मैंडेट जो मिला है वो लोगों से 200 मुफ्त बिजली यूनिट देने पर मिला है। इनको लोगों से मैंडेट मिला है 1 लाख नौकरियां देने का, इन्होंने वादा किया था। 12 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। 10 किलो राशन देने का वादा किया था। कहाँ है वो सारी चीजें? मैं इनसे वो पूछना चाहता हूँ। और अहमद फयाज साहब ने एक बात यहाँ पे की कि इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं अहमद फयाज साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने आउटसोर्सिंग के इशू को पहले से उठाया है। इससे पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां श्रीनगर में इस पर की है। हम ये इसको इसके साथ इस टाइम पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सारे जो ये आउटसोर्सिंग का स्कैम है जो सामने लाया है हमने, उससे अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती है लोगों का, और स्टेटहुड के मुद्दे पर ले जाना चाहती है जो उनका एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। और जहां तक इन्होंने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग वोट देते हैं, तो वोट लोग एजेंडा पर देते हैं, मैनिफेस्टो पर देते हैं, और उस पर डिलीवर करने पर आप फेल हुए हैं। और 10 लाख वोट अगर आपको आते हैं तो यहाँ करोड़ों लोग, यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो फिर क्या उनको यहाँ जिंदा रहने का हक ही नहीं है? क्या आपकी पार्टी को वोट नहीं करते हैं? और जहां तक ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यहां पर डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन होती थी जिसकी बुनियाद पर 90s में यहां वेपन लाए गए, यहां बंदूक उठा, वो आपकी देन है जम्मू कश्मीर को। यहां पर अगर टेररिज्म आया वो आपकी देन है। जहां पर सेपरेटिज्म को पनाह मिली वो आपकी देन है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से किताबों में टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, वो आपकी देन है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तब स्टेटहुड पे बात नहीं हो सकती है। जहां पर सेपरेटिज्म को यहाँ की किताबों में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर टेररिज्म को, यहाँ पर टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर वापस जम्मू कश्मीर को वहीं पर लेना चाहते हैं जहां पर तुफैल मुत्तू और वामिक फारूक को दिन दहाड़े सड़कों पर कत्ल किया जाता था, जहां पर इंशा की आंखों पर पैलेट चलाए जाते थे। हम वहां जम्मू कश्मीर को वापस लेने नहीं देंगे इनको। इनकी कोशिश है कि ये जम्मू कश्मीर को वहीं वापस लेना चाहते हैं, मगर ये कभी कामयाब इनको हम होने नहीं देंगे। सर, इमरान सर, मैं आपसे जवाब लूंगा इस बात पे, पर पहले मैं अहमद याद सर का रुख करना चाहूंगा। अहमद याद सर, भाजपा और नेशनल जी कॉन्फ्रेंस जी। दोनों स्टेटहुड के मुद्दे पर अलग अलग बातें रखते हैं, अलग अलग नैरेटिव रखते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से किसका तर्क फिलहाल अधिक प्रभावी दिखाई देता है आपको, और वाकई क्यों? नहीं, देखिए, एक चीज तो तय है, प्रोटेस्ट कैसा भी हो, कैसे भी हो, कहाँ पर हो, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा जो हम कहेंगे कि रिजल्ट से अचीव हो जाए। कि इससे पहले भी एक कमिटमेंट है पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसको रेस्टोर किया जाएगा और वन डे और द अदर इट विल बी रेस्टोर। अब वो कब होगा, क्या होगा, दैट की इज इन द हैंड्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार। वो कभी भी चाहे भी कब करेंगे, वो मुझे लगता है सिर्फ उनके अख्तियार में है। और जहाँ तक ये जो अभी प्रोसेस हो रहा है उसको रेस्टोर करने का, चाहे हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करें या इंडिया ब्लॉक को बुलाएं या बाकी लीडर्स को बुलाएं, तो मेरा मानना है कि इससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। जब इससे इम्पैक्ट नहीं होगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो व्हाट नेक्स्ट? तो फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस वक्त प्रोसेस है, मुझे लग रहा है वो उसके साथ या तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि कुछ रिजल्ट्स, जब भी करोगे तो रिजल्ट्स, क्योंकि आप इन्वॉल्वमेंट लोगों की कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की कर रहे हो, तो रिजल्ट्स होनी चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आनी चाहिए। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो नेचुरली जो
कह रहे हो बिटवीन द टू, नेचुरली ये बीजेपी का पल्लाबारी हो सकता है, क्योंकि जब थ्रू ही नहीं हुआ प्रोटेस्ट करने के बाद भी, तो पल्लाबारी हो ही जाएगा उसका। तो अगर इनका किसी भी सूरत में कहीं भी कोई फायदा हो जाता है, कोई कमिटमेंट ही मिल जाती है मान ले गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब भी माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, इनका फेस सेविंग भी रहेगा या पल्लाबारी कहा जा सकता है। तो लेकिन नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि जी। बीजेपी के चलते जोर जबरदस्ती से प्रोटेस्ट से मनवाना, नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी कि जहां वो कुछ पॉजिटिव सिग्नल दे दें, और जिसे हम कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेस सेविंग होगा या पलाबारी हो सकता है। नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है सर, मैं मोहम्मद इमरान काजी से करूंगा। सर 11 और 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन तथा जंतर मंतर कार्यक्रम से आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? क्या केंद्र सरकार किसी औपचारिक वार्ता लिखित आश्वासन की मांग भी की जाएगी? क्या आपको लगता है इस चीज का? देखिए साहिल जी, जब यहाँ 2019 के बाद स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे कमिटेड थे कि यहाँ पे 3 ईयर प्रोसेस पे स्टेट को रिस्टोर किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। डिलिमिटेशन भी होगी, इलेक्शंस भी हो गए, सरकार को बने हुए करीबन अब 2 साल भी हो गए। स्टिल वो जो अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन है वो आज तक यहाँ के लोगों को क्लियर नहीं हुई। बार बार एक ही वर्ड ये यूज किया जा रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। जमहूरियत में हर इंसान हक रखता है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मैं ऑर्डर करूंगा तो वही होगा। जमहूरियत में हर इंसान का हक है। हम जानना चाहते हैं भाजपा से कि उस अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन है क्या। दूसरी चीज, हमने भी उसी कमिटमेंट पे जो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हुई थी, जो बहुत सारे पब्लिक डोमेन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो हमें फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए प्रोटेस्ट का जरूरी समझा इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हमें अपनी बात पब्लिकली अब लानी चाहिए और प्रोटेस्ट करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। रिजल्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो बात की बात है। हम हर वो तरीका अपना के चलेंगे जो जमहूरियत हमें इजाजत देती है। दानिश सर, भाजपा लगातार कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब जब विधानसभा चुनाव हुए भी तकरीबन 2 साल होने लगे हैं, तो निर्वाचित सरकार काम भी कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो चुकी है, ऐसा मानती है भाजपा। तो उसको अगर मानती है तो राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी किस लिए हो रही है? क्या कोई निश्चित समय सीमा, जैसे नेशनल हमेशा बोलती रही है, वो भी है? देखिए साहिल जी, मैं एक बात कह दूं, इन्होंने कहा कि सिर्फ कहा जाता है अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। मुझे याद है उमर साहब से कुछ प्रेस के लोग बात कर रहे थे उनके घर के बाहर और पूछ रहे थे कि कैबिनेट में एक्सपेंशन कब होगा। उनने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पर होगा। अब कैबिनेट जितने छोटे से मुद्दे पर भी उमर साहब को अप्रोप्रिएट टाइम देखना पड़ता है, तो वहां पर स्टेटहुड का जो मसला है विच इज लिंक्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आप चाहते हैं कि उसमें हम जल्दबाजी करें। और जब तक यकीन नहीं हो जाता भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को और यहाँ की सरकार को कि वामिक और तुफैल मुत्तू के जैसे बच्चे दोबारा कश्मीर की सड़कों पर कत्ल नहीं किए जाएंगे, तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। जब तक ये अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन पूछते हैं, तो आज मैं इनको आपकी चैनल पे अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन दे ही देता हूं। जब तक ये टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना बंद नहीं करेंगे आप किताबों में, तब तक स्टेटहुड नहीं आएगी। जब तक ये यहाँ पर सेपरेटिज्म को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिशें बंद नहीं करेंगे, तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि जम्मू कश्मीर में किसी भी मासूम का कत्ल या खून नहीं बहेगा, तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। ये कुछ भी कर ले, जंतर मंतर के बजाय जाके आसमान पर भी चला ले, तब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा। इमरान काजी सर, किस तरह देखते हैं आप जवाब इन सब चीज़ों का? और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि अगर स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए तो आप सोचिए यहाँ पे हालात क्या बन जाएंगे, पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने इस रियासत से सब कुछ छीना है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिन्होंने इस सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रियासत को एक यूटी बना के रख दिया, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कितने लोगों के हमदर्द हैं
वो इसी चीज से जाहिर है। जिस तरीके से इन्होंने जेलों में बंद करके लोगों को रात को हाउस अरेस्ट करके कर्फ्यू लगा के इस स्टेट को एक यूनिट टेरिटरी में कन्वर्ट किया। बाकी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा के हाथ में है। ये जरूरी नहीं कि यही यहाँ कांग्रेस ने बड़ी देर राज किया, ब्रिटिशर्स कहीं नहीं रहे जिन्होंने 200 साल राज किया, यहाँ मुगल कहीं नहीं रहे जिन्होंने हिंदुस्तान में 600 साल राज किया। तो भाजपा की एक बड़ी गलतफहमी है कि उनको लगता है कि जो हम चाहेंगे, जो हम करेंगे तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इस गलतफहमी से उनको बाहर आना चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थोड़ी सी, अपने इतिहास को खंगालना चाहिए थोड़ा सा कि उनका रोल रहा क्या है हिंदुस्तान में। हमेशा डिस्ट्रक्शन, हमेशा डिवीजन, इसके सिवा उन्होंने हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया है और वो चाहते हैं कि इसी बेस पे वो आगे बढ़ेंगे। पर ये इनकी गलतफहमी है कि ये आगे भी कैरी ऑन होगा। लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से भाजपा हुकूमत में आती है, कैसे इन्होंने 2014 से लेके अभी तक 2024 तक जो भी वादे इन्होंने किए, उनमें से कोई भी वादा, चाहे वो नौकरियों का वादा रहा, चाहे वो मेट्रो ट्रेन का वादा रहा, चाहे वो 15 लाख का वादा रहा, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात रही, चाहे वो 1 करोड़ हर साल नौकरियां देने की बात रही, उनमें से कोई भी वादा आप किसी भी मंच में देखिए। जब भी भाजपा किसी इलेक्शन प्रचार पे जाती है, वो कभी कभी अपने डेवलपमेंट नहीं गिनाती है। वो कभी ये नहीं कहते कि हमने कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। वो हरियाणा में इलेक्शन लड़ते हैं तो बात 370 की करते हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ते हैं तो बात 370 की करते हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ते हैं तो हिंदुस्तान मुसलमान की बात करते हैं, यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके सिवा भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। और वो सिवाय डिवाइड करने के लोगों के, उन्होंने इस मुल्क को खंगाल के रखा है, बिल्कुल खोखला करके रखा है। जो कोई नया हुक्मरान यहाँ पे आएगा, आपको उस वक्त पता चलेगा कि मुल्क हमारा किस कगार में पहुंचा हुआ है। अहमद यार सर, आने वाले समय में ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है और राष्ट्रीय राजनीति जो है, जो हमारी स्थानीय राजनीति है और हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल हमारी पॉलिटिक्स जो है, इन दोनों को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है जहां तक सेंटर और स्टेट का अभी तक जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत है सेंटर में, ये जो प्रोटेस्ट की जो जो सोच लेकर चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है कि इनके जो आपसी रिश्ते अभी तक है, उनमें मुझे लगता है कि और दरार होने का चांसेस है। और उस सूरत में शायद टकराव की सूरत भी थोड़ी थोड़ी हो सकती है कि इसमें कोई खुशगवार माहौल बनने के चांसेस कम है। एक वो, और दूसरा, जब हम देखेंगे, जब हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर, तो शायद वहाँ से खाली हाथ आना पड़ेगा। लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर प्रोटेस्ट किया, इतना बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन करी, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जहन में ये आती है बात कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो आम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। जैसे ये जो कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सही कहा कि रिजल्ट्स का कुछ भी हो, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सही है। लेकिन आम लोगों के पास ये बात नहीं होती। उनका ये है कि कुछ हो गया तो हो ही जाएगा। तो जब ये वापस आएंगे, तो मुझे लगता है वो नेगेटिव चला जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और एक तो लोगों के पास भी वैसे भी इस वक्त दिक्कतें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्योंकि कुछ डिलीवरी नहीं हो रही है। तो जब इसमें भी फेलियर आएगा, तो लोग इसको उसी अंदाजे से ले लेंगे। और दूसरा, शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए लग रहा है कि जो आगे आने वाली जम्मू कश्मीर की सियासत होगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को के खिलाफ ही जा सकती है आहिस्ता आहिस्ता। तो कोई उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला होगा। नहीं तो ये समझा जाता था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कुछ जी। कर नहीं रही है, ना स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए, ना कोई स्पेशल स्टेटस के लिए, ना डिलीवरी के लिए, तो उनको कुछ करना चाहिए। तो तब तक तो लोग ठीक थे। अब जब ये करने की इसमें आ गए, तो इसमें बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि इसका प्रोसेस जो है, तो शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सही मानती होगी, लेकिन आम लोगों के सामने ये सही नहीं होगा। हाँ, अगर इन्होंने पहले मशावरत करी हो, तो लोगों के साथ मशवरा करके, पूछ के जी। करते कुछ ना कुछ लाहेअमल तैयार किया होता, तो शायद अगर फेलियर भी हो जाता तो कुछ
मुझे लगता है कि कोई इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस पे। मुझे लगता है कि फेलर होना इसका तय है, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद यासर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दानिश भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर समय देने के लिए। और मोहम्मद इमरान काजी साहब, आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ है जिस तरीके से एक बात तो है, 20 तारीख काफ़ी अहम होने वाली है जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर पॉलिटिकली, क्योंकि भाजपा जहां पर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने वाली है आउटसोर्सिंग को लेकर, वहीं पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। तो आने वाले समय के अंदर देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है और क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, होते भी या नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा एक बार फिर राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जनता के अधिकारों की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दे रही है। आने वाले दिनों में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बहस को और तेज कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या यह टकराव किसी ठोस समाधान की दिशा में बढ़ेगा या फिर केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दार्स न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।